नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उमेश कुमार। जो हमारी एनसीईआरटी की क्लास 11th की विश्व इतिहास की जो पुस्तक चल रही है उसका दूसरा चैप्टर, जिसमें मैंने पहले आपको विवरणिका करवाई थी, उसके बाद में मैंने आपको इराक, मेसोपोटामिया की सभ्यता करवाई थी। इसके बाद में रोम की सभ्यता जो ये सभ्यता है, ये 3 महाद्वीप में, मैंने कल आपको मैप के द्वारा बताया, आपके यूरोप के अंदर भी स्थित थी और आपके अफ्रीका में और इधर एशिया भी कवर करती थी। अब ये सभ्यता अपने विशालकाय रूप से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी शताब्दी तक ये बहुत परचम पे रहती है। लेकिन चौथी शताब्दी में ऐसी स्थिति होती है कि इसके बाद इस पे भारी आक्रमण, क्योंकि आप देखेंगे इस्लाम का उदय 9वीं शताब्दी में आपको देखने को मिलेगा। अरब में इस्लाम का उदय मोहम्मद साहब पैगंबर के द्वारा। उसके बाद अरब जो नया समुदाय, जो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, उस समुदाय के लोग अपने साम्राज्य विस्तार के तहत सीधा इनसे, रोम से उनका क्या होता है, प्रतिद्वंद्विता होती है। इस प्रतिद्वंद्विता के कारण आप देखेंगे रोम साम्राज्य के जो पूर्वी भाग है उसका पतन होता है। पश्चिमी भाग के अंदर आप देखेंगे जो जनजाति, यायावर जनजातियाँ थी बब्बर जर्मन की, जिसके वो उनका आक्रमण लगातार होता रहता है। तो डैन्यूब, जो मैं कल आपको बताया था, डैन्यूब नदी से और दक्षिणी जर्मनी तक आपका पूरा का पूरा काला सागर तक इनका क्षेत्र रोम साम्राज्य का ये छीन लेते हैं। लेकिन लास्ट में आप देखेंगे पश्चिमी रोमन साम्राज्य, जो पवित्र रोमन साम्राज्य के रूप में अस्तित्व आएगा, यही जर्मन की फ्रैंको जाति, गोल क्षेत्र की ये स्थापित होगी। और इसी के आपके चार्ल्स मार्टिन जो टूसे के युद्ध में आपके अरबों को पराजित करेंगे। उसके बाद में उसके उत्तराधिकारी शार्लेमन, जो रोम का पॉप, उसको क्या है, मुकुट पहना के पवित्र रोमन साम्राज्य की स्थापना करेगा। तो ये पूर्ववर्ती, यानी जो आपका रोम की स्थापना के बाद में जो काल है वो पूर्ववर्ती। परवर्ती जो उसका परिवर्तित रूप है, जो आप आगे आने वाली शताब्दी में देखेंगे, चौथी शताब्दी में, तो जो परिवर्तन हो रहा है उसके डिनोट किया है इन्होंने बीच के अंदर एक लाइन, तीसरी शताब्दी। पश्चिमी यूरोप की तरफ आप रोम का साम्राज्य की लैटिन भाषा, पूर्वी की तरफ आप देखेंगे तो यूनान की वजह से यूनानी भाषा। ठीक है, तो इस प्रकार से अब यहाँ पे आप शासकों की बात करें तो मैंने मेन शासक जो आपके बुक के अंदर डिनोट थे उनको ही उठाया है, क्योंकि उनके कार्य बहुत ज़्यादा प्रभावित करते थे, इसलिए वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, जैसे कॉन्स्टेंटाइन, ये प्रथम शासक, ये आपके जूलियस सीजर जो सेनापति था, उसका कोई बच्चा नहीं था, उसने इसको गोद लिया था। उसने फिर ऑक्टोवियन नाम था, ऑक्टोवियन ने फिर क्या है, सत्ता का परिवर्तन किया, परिवर्तित करके इसने सीनेट की स्थापना की। ठीक है, प्रिंसिपेट यानी राज्य, यानी इसका लैटिन भाषा में अर्थ होता है प्रथम नागरिक। इस पद पे यह आधारित हुआ, अपने आप को इसमें शामिल किया। फिर सबसे बड़ी बात, इसने एक्टोवियन, आगस्टस एक्टोवियन, तो कॉन्स्टेंटाइन की बात कर रहा था, सॉरी, कॉन्स्टेंटाइन जो आप देखेंगे इसने ईसाई धर्म को अपनाया और राजधर्म घोषित किया। ऐसे ही आर्थिक रूप से देखें तो उस टाइम चांदी की कमी होने के कारण चांदी आधारित जो मौद्रिक अर्थव्यवस्था थी वो ख़त्म की और सोने आधारित कर दी। अब सोने आधारित अर्थव्यवस्था करने के बाद लोगों, जो मध्यम वर्ग, जो मैंने आपको कल बताया था कि मध्यम वर्ग वो जो सरकारी कर्मचारी के रूप में कार्य करता है, सरकार के द्वारा उसको तनख्वाह मिलती थी। ठीक है, अब वो सोने में जब तनख्वाह मिलने लगेगी तो उनका क्या होगा, भ्रष्टाचार की तरफ अग्रसर होंगे। तो इस तरह से आप, फिर उसके बाद बिशप आएगा, बिशप पावरफुल हो जाएगा, जो सम्राट की शक्ति पे अंकुश लगाएगा। यदि वो शक्ति का उपयोग करता है तो बिशप भी करता है। तो इस तरह से आपस में टकराव होना प्रारंभ होगा। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे, देखिए पहला शासक मैंने लिखा है आगस्टस। ये आगस्टस वही व्यक्ति
जो आपके सीजर का, जूलियस सीजर का दत्तक पुत्र। अब ये सत्ता पे बैठता है, इसका वास्तविक नाम ऑक्टोवियन होता है और सत्ता पे स्थापित होता है। और ये प्रिंसिपेट की स्थापना करने के कारण, प्रिंसिपेट यानी नया राज्य, प्रिंसिपेट का मतलब आपके नए राज्य की स्थापना करने के कारण, राज्य स्थापित करने के कारण, राज्य स्थापित करने के कारण इसका नाम किस नाम से बैठता है? ऑगस्टस के नाम से शासक बनता है। ठीक है। अब वैसे नाम आपको मालूम होना चाहिए, ऑक्टेवियन। ऑक्टेवियन नाम होता है जब ये जूलियस सीजर का पुत्र होता है। जब सत्ता पे आता है तो इसने ऑगस्टस नाम। और प्रिंसिपेट का मैंने अर्थ बताया था लैटिन भाषा में प्रथम नागरिक। ठीक है। इसके बाद ये सीनेट की स्थापना। सीनेट गणतंत्र व्यवस्था के तहत निर्वाचन, लेकिन बहुत पेचीदा था। इसके अंदर निर्वाचन धनी वर्गों का ही होता था। ठीक है। धनी वर्गों के द्वारा सीनेट की वास्तविक सत्ता सीनेट में, ठीक है, धनी वर्गों के द्वारा छोटा समूह जो अभिजात वर्ग सीनेट संस्था के माध्यम से शासन चलाती थी। सीनेट संस्था के माध्यम से शासन का प्रचलन। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, एक आप शब्द सुना, मैंने कल बताया था, अभिजात वर्ग। अभिजात वर्ग, इस वर्ग के अंदर आपके सेनेट प्लस आपके जो प्रशासक थे और सैनिक अधिकारी, ये दोनों भी इसमें शामिल कर लिए गए। ठीक है। अभिजात वर्ग में तो आपने इसमें देखेंगे सम्राट जो बहुत पावरफुल था, सीनेट के अंदर इसकी सदस्यता थी। लेकिन 3 खिलाड़ी थे रोम के अंदर, एक तो सम्राट स्वयं, उसके बाद सीनेट और सेना। अब 3 खिलाड़ी क्यों? क्योंकि सेना जिस ओर हो जाती है, या तो वो सम्राट के प्रति वफादार रहेगी तो सम्राट की सत्ता बनी रहेगी, और यदि वो सीनेट के पक्ष में हो जाएगी तो सीनेट से सम्राट को वापस उसका पद से उतरवाने का भी कार्य कर सकती है। तो इस तरह से इनको 3 खिलाड़ी कहा है, सम्राट को, सेनेट को और सेना को। ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 3 खिलाड़ी रोम के अंदर कौन कौन थे? सम्राट, सेनेट और सेना। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो सेना है, इस सेना के अंदर आपके इतावली मूल की संख्या कम थी। कल मैंने सामाजिक व्यवस्था में आपको बताया था इतावली संख्या मूल कम, और लेकिन किसकी ज़्यादा? अफ्रीका की और पूर्वी भूमध्य सागरीय लोगों की। अब इसको स्ट्रॉन्ग बनाने का प्रयास कौन करेगा? आपका सम्राट। इसको स्मार्ट बनाएगा, इनको इसमें शामिल करने का प्रयास करेगा, क्योंकि इसके पक्ष में, यदि सम्राट के पक्ष में रहता तो सेना सेनेट को दबा सकती थी। इस तरह से आप देखेंगे ऑगस्टस का काल। उसके बाद इसमें एक दूसरा क्वेश्चन, ये टिबेरियस आता है 14 से लेकर 37 तक। ये सेकंड प्रिंसिपेट कहलाता है। कौन सा? इसने दोबारा प्रिंसिपेट स्थापित किया था, इसलिए सेकंड प्रिंसिपेट स्थापित करने वाला कौन सा शासक है? टिबेरियस। इसका काल साम्राज्य का बहुत विस्तार हो चुका था, इसने साम्राज्य के अंदर शांति व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया था। टिबेरियस का शांति का काल। टार्जन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये व्यक्ति विशेष ऐसा व्यक्ति था जिसने साम्राज्य का विस्तार किया। और सबसे बड़ी बात, जब ये साम्राज्य के विस्तार में आपके मध्य एशिया की तरफ आता है तो ये वहाँ से जहाज जाते हुए देखता है, जो भारत के व्यापारिक जहाज होते हैं। तो इसकी मन की आकांक्षा होती है कि मैं भी काश सिकंदर की तरह जवान होता तो मैं भी किस पे अधिकार करता? आपके इस पे भारत पे आक्रमण करता। ठीक है। ये बात आपको जो कहने वाला इतिहासकार है, ये नाम पूछा जा सकता है, कैसियस डियो। ये जो इसकी अभिलाषा थी भारत पे आक्रमण करने की, ये किसने बताई? कैसियस डियो। और ये अपने आप को सिकंदर का जैसे जवान मानने की बात कर रहा है। ठीक है। एक कथन है तो किसने? कैसियस डियो ने कहा है। आश्रित राज्यों का रोम में विलय। अब इसने क्या किया? जो रोम के अधीन राज्य थे, आश्रित थे, मतलब उससे एन के एन प्रकरण किसी तरह से जुड़े हुए थे, उनका रोम में विलय, यानी साम्राज्य विस्तार कर रहा है ये। राज्य की सामर्थ्य, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं
कि उस समय जो कर का राजस्व इकट्ठा होता था वह हेरोड प्रांत से 54 लाख दिनेरियस। अब मैंने कल एक शब्द बताया था आपको, दिनारियस। दिनारियस क्या था? पहले चांदी आधारित थी 30वीं शताब्दी तक, चांदी आधारित मौद्रिक नीति। तो ये क्या था? चांदी का सिक्का। चांदी का सिक्का कितने ग्राम का? 4.5 ग्राम चांदी का, दिनारियस। ठीक है, ताजन का इतना सा योगदान है। गैलिनस, इसके समय बाहर से आक्रमण होने चालू हो गए, यानी आपके ईरान से आक्रमण चालू हो गए। सेसानी वंश स्थापित हो गया था। उसके हुपर प्रथम के द्वारा, शापुर प्रथम के द्वारा आक्रमण होना प्रारंभ हो गए। अब इसने क्या किया? सत्ता के अंदर आपकी क्या सैन्य शक्ति को क्या किया? मजबूत करने का प्रयास किया गैलिनस ने। इसके साथ आप देखेंगे गैलिनस ने इसका प्रयास किया। उसके बाद आप नया वर्ग जो मैंने अभी आपको बताया था, नया वर्ग वो वर्ग जो आपके प्रशासन और किसके रूप में? सैनिक के रूप में आपके रोम साम्राज्य के अंदर मदद करता था। सेनेट से ज़्यादा उसको मजबूत करने का प्रयास आपके गैलिनस ने किया। तो ये नया वर्ग आपका उधर जो देख रहे हैं, ये आपका प्रशासक प्लस सेना के अंदर जो अफ्रीकी मूल प्लस पूर्वी भूमध्य सागर के जो लोग थे, पूर्वी भूमध्य सागर के, इन लोगों को क्या किया इसने? नए वर्ग के रूप में मान्यता दी। उसके बाद गैलिनस ने सेनेटरों, यानी सेनेट था, उसकी जो सैन्य सेवाएं थी उस पर पाबंदी लगा दी। अब सेनेट की पूरी तरह से पाबंदी चालू हो गई गैलिनस के काल में। सेनेटर की जो सेना थी उसकी पर पाबंदी लगा दी। आपका ये काम नहीं है, काम ये कौन करेगा? आपका नया वर्ग, जो आपको देखने को मिल रहा है किसके द्वारा? यहाँ पे प्रशासक और सेना के रूप में। अब इसका आपको एग्जाम्पल, शहरी नगर के अंदर शहरी प्रशासन, मैंने बोला शहरी क्षेत्र, कार्थेज, एंटियोक और आपके ये जो आपके शहरी क्षेत्र से, इनसे क्या मिलता था? प्रशासक नियुक्त कर देते, क्योंकि वो तो रोम में बैठा रहता था सम्राट, वहाँ से कर इकट्ठा करने का कार्य सैनिक और प्रशासक दोनों करते थे। ठीक है, तो इस तरह से मजिस्ट्रेट और सिटी काउंसिल के पद इसने शहर में स्थापित किए थे। ठीक है, मजिस्ट्रेट का यानी आपके दंडाधिकारी और सिटी काउंसिल का मतलब आपके निगम अधिकारी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे 30वीं शताब्दी का मतलब 200 से लेकर 299 तक के काल के अंदर अब रोम पे क्या हो जाते हैं? कई तरह से मोर्चों पे विद्रोह प्रारंभ हो जाते हैं। ईरान में आपके ससानी वंश की स्थापना हो जाती है 224 के अंदर। उसके बाद शापुर प्रथम जो ईरान का शासक होता है, वो आपके फरात नदी, दजला फरात नदी के किनारे पे जितने भी आपके रोम के नगर थे, रोम नगरों पे क्या कर लेता? अधिकार कर लेता, यानी अब ये अरबी हो जाते हैं। ठीक है, अधिकार। इसी प्रकार आप देखेंगे पश्चिम के अंदर जो आप रोम के यूरोप के अंदर देखेंगे, वहाँ से जर्मन जनजातियाँ, जिसमें एन्ना मलाई, फ्रैंक गोथ, अल फ्रैंको जाति, जिसका कौन होगा? चार्ल्स मार्टिन होगा, और गोथ, ये जो जातियां थी, इनके सीधे सीधे आक्रमण होते हैं। आक्रमण किस पे? आपके रोम पे होते हैं, पश्चिमी रोम पे। उसके बाद में यहाँ ऊपर की तरफ जो आपके डेन्यूब नदी और एल्पाइन पर्वत, और इसके बाद आपके काला सागर के ऊपर के क्षेत्र पे जितने भी रोमन साम्राज्य पे, ये आपस में क्या कर लेते हैं? उस पर अधिकार करके बांट लिए जाते हैं। तो अब छोटे छोटे रूप में वर्गीकृत हो जाएगा यूरोप में इन जनजातियों के, जर्मन जनजातियों की राज्य। ठीक है,
उसके बाद दो चरण मैंने बताया पूर्ववर्ती काल। पूर्ववर्ती काल आपके तीसरी शताब्दी से पहले का जितने भी काल हैं वो पूर्ववर्ती। परवर्ती जो अब आगे आप देखेंगे चौथी शताब्दी के तीसरी चौथी शताब्दी के बाद का है वो परवर्ती काल है। परवर्ती काल के अंदर आपको कह सकता हूँ मैं रोम साम्राज्य की स्थापना, उसका विकास, उसके बाद उसका पतन, ये एक रोचक कहानी के रूप में इसने परवर्ती काल के अंदर बताने का प्रयास किया है लेखक ने। ठीक है। उसके बाद दो शब्द हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव में, हिप्पोड्रोम। हिप्पोड्रोम ये घुड़दौड़ का मैदान था जहाँ पे घोड़े दौड़ाए जाते थे, उससे बोलते थे हिप्पोड्रोम। एक है कोलोसियम। कोलोसियम आपके आधुनिक काल के अंदर यदि आप देखें तो ये वो स्थल है जहाँ पे जैसे सिनेमा हॉल हो गया या थिएटर हो गया, तो इस तरह से था। तो यहाँ पे दर्शक स्थल थे। यहाँ पे क्या होता था, तलवारबाजी होती थी, तलवारबाज थे, उनको जंगली जानवरों से क्या करा जाती थी, लड़ाई कराई जाती थी। अब जो जंगली जानवरों से लड़ाई होती थी तो इसको देखने के लिए दर्शक आते थे, और इन दर्शकों की क्षमता आपके कोलोसियम में 60,000 दर्शक एक बार में बैठने की क्षमता थी इसकी। ठीक है। तो ये प्रकार के कोलोसियम। ठीक। अब आर्थिक विकास, मैंने कल आपको आर्थिक विकास मैंने बताया था, उसमें अर्थव्यवस्था, आर्थिक विकास नहीं सॉरी अर्थव्यवस्था इनकी दास आधारित थी। दास दो प्रकार के, एक वो दास जो बिल्कुल ओपन रूप से यानी काम किया अपने घर गया, एक था जिसको इन लोगों ने दास बना रखा था, यानी जिसको वेतन भोगी दास, जिसको घर में रखने की व्यवस्था, उसके बाद उसके खाने पीने की व्यवस्था, वो दास महंगा पड़ता था। तो इस प्रकार की व्यवस्था थी। तो आप आगे देखेंगे आर्थिक विस्तार, मैं बता रहा हूँ रोम का, तो आप देखेंगे रोमन साम्राज्य का आर्थिक विस्तार, इसमें अनेक तो क्या थी, बंदरगाह इसके अंदर शामिल थे। क्योंकि आपने देखा रोम की मैंने जूते के आकार में इस तरह से, यहाँ पे आपके टायोनियन सागर, यहाँ पे आयोनियन सागर, यहाँ पे टेरेनियन सागर, यहाँ पे भूमध्य सागर, तो ये नहीं इसकी लोकेशन इस तरह से है। और उसके बाद में यहाँ पे भी व्यापार हो सकता था। उसके बाद इसका क्षेत्र विस्तार आपके अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्र में भी इसका विस्तार था, जहाँ पे आपके मिस्र, वो मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र। ठीक है। अब यहाँ और आपको देखा होगा मिस्र के अंदर आपके सिकंदरिया नगर, आपके लीबिया के अंदर त्रिपोली नगर, और इसी प्रकार एंटियोक आपके काला सागर पे स्थित नगर। तो इस तरह से इसका व्यापार वाणिज्य बहुत अच्छा था। ठीक है। तो बंदरगाह विकसित थे, खाने थी, खदान थी, ईंट भट्टे थे, जैतून तेल की फैक्ट्रियाँ यहाँ पे स्थापित थी। ठीक है। इसकी अर्थव्यवस्था के आपको विस्तार बता रहा हूँ। तो लेकिन ये इसकी कुछ व्यापारिक जो मदद थी वो उसकी पूर्ति के लिए ये क्या करता था, आयात करता था। अब आयात में आप देखेंगे वस्तुएं, गेहूँ दिखेगी, अंगूरी शराब दिखेगी, जैतून तेल दिखेगा। जैतून तेल का ये सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में क्या करते थे, उपयोग करते थे। तो ये जैतून तेल का अधिक उपयोग। अब ये जो क्षेत्र है जहाँ से ये आता था, स्पेन, गैलिक प्रांत, आपके उत्तरी अफ्रीका, मिस्र, इटली से कम मात्रा में ये प्राप्त होता था। इस तरह से यहाँ पे इनका आयात किया जाता था। अब यहाँ शब्दावली है एम्फोरा, तरल पदार्थ को लाने के जो मटके थे, तरल पदार्थ को रखने के जो मटके देखे गए हैं, मटके, इन मटकों को क्या कहा है, एम्फोरा कहा है। मटके थे ये, बड़े बड़े बर्तन यानी मटके के रूप में, तो एम्फोरा का है। डेसल 20, ये आपको डेसल 20 इसकी जो खोज करता थे उसके नाम पे डेसल 20 कहा गया है। आप देखेंगे डेसल 20 की खोज होने के बाद स्पेन में ये खोज की थी। डेसल जो पुरातात्विक था, इसने स्पेन में इसकी खोज की थी, स्पेन के अंदर स्थित, जहाँ पे इसके अंदर भी तरल पदार्थ ही रखे जाते थे, लेकिन इसके नाम के आधार पे इसका नाम डेसल 20 हो गया। ये भी एक तरह से कंटेनर के रूप में यानी एम्फोरा था। ठीक है। डेसल 20। अब तरल पदार्थों की ढुलाई ऐसे मटके या कंटेनरों में, कंटेनर बोल लो या मटके बोल लो, बड़े बड़े इस रूप में मटके हुआ करते थे, बहुत बड़ी बड़ी साइज के। इनके अंदर तरल पदार्थ को रख दिया जाता था और इस तरह से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता था। ठीक। 5वीं शताब्दी में एगियन प्रांत है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है आपका ऑब्जेक्टिव के अंदर जो बनेगा,
एशिया माइनर, एशिया माइनर पुराना नाम किसका है? तुर्की का। तुर्की का पुराना नाम एशिया माइनर कहा जाता था। ठीक है, इस तुर्की के दक्षिणी भाग में एगियन क्षेत्र है। ठीक है, एगियन, सीरिया, सीरिया मैंने आपको बताया था, एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ। देखिए जहाँ आपको मैंने बताया, ये मेरा भारत, यहाँ पे आपके पाकिस्तान, यहाँ अफ़गानिस्तान, फिर आपके ईरान, फिर उसके बाद इराक, फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तुर्की, तुर्की के बाद यहाँ पे आप देखेंगे सीरिया, सीरिया के बाद जॉर्डन, जॉर्डन के बाद आप यहाँ पे देखेंगे ये वाला आकृति में सऊदी अरब अमीरात। ठीक है, तो यहाँ पे आप सीरिया, और यहाँ सीरिया, यहाँ पे साइप्रस है, साइप्रस के इधर आप यहाँ पे एक लंबी सी पट्टिका के रूप में यहाँ पे आप देखेंगे लेबनान, लेबनान के बाद इजराइल, इजराइल के इधर ही फ़िलिस्तीन उस समय अस्तित्व में था, लेकिन बाद के अंदर फ़िलिस्तीन आपके इजराइल द्वारा, इजराइल का जब देश बन गया उसके बाद से अभी तक अस्तित्व में नहीं है वर्तमान काल में। ठीक है, केवल एक गाज़ा पट्टी में छोटे से क्षेत्र के अंदर विद्यमान है। तो आप यहाँ देखेंगे तो ये स्थल था, यहाँ पे आपके तुर्की, काला सागर इससे ऊपर है, काला सागर यहाँ पे तुर्की, तुर्की के बाद में आपके सीरिया, सीरिया, सीरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपके फ़िलिस्तीन हो गया, फ़िलिस्तीन, ये जो क्षेत्र था एगियन प्रांत किसका था? तुर्की का, यहाँ पे एगियन, एगियन प्रांत, तो ये एगियन प्रांत था। ये सीरिया, फ़िलिस्तीन अंगूरी शराब और जैतून तेल के लिए 5वीं सदी में बहुत ज़्यादा इनका क्या होने लग गया? नाम होने लग गया। यानी जो आपके पूर्वी रोम या भूमध्य सागर के पूर्वी भाग स्पेन, ये क्षेत्र थे, स्पेन, आपके गैलिक प्रांत, ये सब की जो एकाधिकार था वो क्या हो गया? ख़त्म हो गया, और अब एकाधिकार किस पे आ गया? मध्य एशिया के क्षेत्रों में आने लग गया अंगूरी शराब पे। अब इसमें आपके जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बन सकते हैं वो यहाँ से बन सकते हैं। असाधारण उर्वरक थे जहाँ से सबसे ज़्यादा आपको उपज प्राप्त होती थी, इटली का, इटली प्रांत के अंदर कैम्पोनिया और सिसिली, यहाँ पे उर्वरक क्षेत्र थे। मिस्र के अंदर आप देखेंगे फ़यूम, यूम मिस्र में है। गैलीली, गैलीली, गैलीली भी आपका मिस्र में है। और बैजेकियम, बाइजेकियम, ये भी आपका पुराना नाम है किसका? आपके ट्यूनेशिया का, ट्यूनेशिया, ट्यूनेशिया का पुराना नाम क्या है? बाइजेकियम। ठीक है, अब गैलीली के अंदर एक इसने आपके इतिहासकार का नाम लिया है जिसका नाम है जोसेफस, जोसीफस, इतिहास का नाम दिया है जोसीफस। जोसीफस कहता है गैलीली प्रांत के लिए कि यहाँ पे सघन खेती होती थी। सघन खेती मतलब 1 इंच भी ये ज़मीन को बर्बाद नहीं करते थे, हर एक इंच पे भी क्या है? खेती होती थी। किसने कहा है? आपके जोसेफस ने कहा है, इतिहासकार ने गहन खेती का बात कही है गैलीली में। ठीक है, दक्षिणी स्पेन का भी दक्षिणी गोल गेलिया नार्बोनिसस, गेलिया, गेलिया नार्बोनिसस, गेलिया नार्बोनिसस और बायटिका, बायटिका, ये 2 क्षेत्र हैं जो आपके दक्षिणी स्पेन में स्थित हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उर्वरक क्षेत्र में कौन शामिल है कौन नहीं है, या फिर आपको क्षेत्र दे देगा उसके बाद आपको इसका स्थान पूछ लेगा इस तरह से। सबसे बढ़िया जो अंगूरी शराब मिली वो कहाँ पे मिलती थी? कैम्पोनिया। अब कैम्पोनिया कहाँ पे है? इटली के अंदर। ठीक है, सबसे बढ़िया अंगूरी शराब कैम्पोनिया में बनती थी। रोम गेहूँ आयात किससे करता था? सिसिली। और बाइजेकियम, बाइजेकियम किसका नाम है? ट्यूनीशिया का। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र जो उत्तरी अफ्रीका का भाग है, तो वहाँ पे बाइजेकियम क्या है? आपके ट्यूनीशिया। स्पेन के अंदर जैतून तेल, मैंने बताया जैतून तेल पहले स्पेन ही था, सब करता धरता, आपके स्पेन से ही आप इंपोर्ट होता है। बाद में 5वीं से 6वीं शताब्दी में एगियन, आपके सीरिया, फ़िलिस्तीन, ये देश शामिल होंगे। ठीक है, तो स्पेन के अंदर आप देखेंगे नदी का नाम गुआडल गुआ, गुआ डल
किव विल। किव विल नदी के किनारे जो जमींदार वर्ग जो यहाँ पे क्या करते थे, खेती करवाते थे, तो उनके वो फंडी, जमींदारों को यहाँ पे फंडी, फंडी से आता था, ठीक है। वहाँ पे जो बस्तियाँ बसी हुई थी, उन फंडियों को, जमींदारों की जो बस्तियाँ, उनको क्या बोलते थे, फंडी। इन फंडी से क्या होता था, ये आता था स्पेन के अंदर, ठीक है। कौन सी नदी के, गुआडलक्विवर, ठीक है। अब ये असाधारण उर्वरक से थे, कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो बिल्कुल कोई उपजाऊ नहीं थे, यानी वहाँ से किसी प्रकार का आपको उपजाऊपन देखने को नहीं मिलता। उस क्षेत्र के अंदर आप देखेंगे, उस क्षेत्र के अंदर आपको देखने को मिलेगा नूमीडिया, 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 नूमीडिया। ये कहाँ पे है, अल्जीरिया में, अल्जीरिया। वही आपको मैं बोला उत्तरी अफ्रीका के भाग की बात करें, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र। तो ये अल्जीरिया की बात, यहाँ देहाती क्षेत्र था और ऋतु प्रवास था। ऋतु प्रवास का मतलब आपके, ऋतु प्रवास का मतलब क्या होता है कि ऊंची पहाड़ी और ऊंची पहाड़ी क्षेत्रों पे और नीचे मैदानी इलाकों में भेड़ चारण के लिए चारागाहों को ग्वाले चारागाह मौसम अनुसार वार्षिक, यानी देखो ये हो गया ऊंची पहाड़ी, उसके बाद ये निचला मैदान। जब मौसम जैसे परिवर्तित हो, गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम के अंदर ये मैदानी भागों में उतर के आ जाएंगे, जहाँ नदी क्षेत्र होगा उस जगह पे, ठीक है। गर्मी के समय यहाँ मैदानी भागों में क्या होगा, सूखा होगा, लेकिन ऊंचाई पे वाली पहाड़ियों पे क्या होगी, घास के मैदान आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से ये कभी ऊपर की तरफ, कभी नीचे की तरफ, ऋतु के अनुसार ये अपना स्थान परिवर्तन करते थे। यानी ये अधिकतर क्या थे, पशुपालक थे, पशुपालक या अधयायावर जातियाँ थी, जो पशुओं का चारण करने के लिए ऊपर से पहाड़ी क्षेत्र से नीचे उतर मैदानी क्षेत्रों में मौसम के अनुसार मैदानी क्षेत्र से पहाड़ी क्षेत्रों को आवागमन करते रहते थे, ठीक है। अब एक यहाँ पे क्वेश्चन आपके बनता है, मेपालिया, मेपालिया, ये मेपालिया कुछ ही नहीं, इनकी झोपड़ी थी, झोपड़ी थी जो ओवन के आकार की थी। यानी ये क्षेत्रों पे जाते थे, फिर अपनी वहाँ रुकते थे। आपको यदि देखना हो तो आप देखते हैं हमारे यहाँ पे मारवाड़ी खेतों के अंदर आते हैं, तो वो रास्ते के अंदर, खेतों के अंदर अपने पशुओं को चराते हुए रुक जाते हैं, ये लेकिन मैदानी क्षेत्र में है, मैं एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ। फिर वो एक झोपड़ी नुमा संरचना बना के अपना रात में गुजारा करते हैं, फिर सुबह वो आगे चलने लग जाते हैं, ऊँटों का चारण करते हैं, बकरियों का चारण करते हैं। तो इसी तरह से ये लोग भी क्या थे, आपके मौसम के अनुसार अपना परिवर्तन करते थे। मेपालिया ओवन आकार की झोपड़ियाँ होती थी, जिनके अंदर ये रात्रि के अंदर मतलब रुकते थे, उसके बाद आगे अपने कार्य पे निकल जाते थे। तो ये दो क्वेश्चन आपके बनता है। एक है कैस्टेला, कैस्टेला स्पेन के अंदर है, स्पेन में स्थित उत्तरी क्षेत्र कम विकसित था। स्पेन का जो उत्तरी क्षेत्र था वो क्या था, कम विकसित था, ठीक है, कम विकसित। और कल मैंने आपको यहाँ की भाषा बताई थी, कार्टिक भाषी किसानों को, कार्टिक भाषी किसानों को क्या बोलते थे, कैस्टेला कहा जाता है। ये भी क्या थे, अपने पशुपालन या उस पर ही अपना जीवन निर्भर थे, ठीक है। ये आर्थिक विस्तार है। अब मैंने आपको अगले शासक बता रहा हूँ, आगे आप देखेंगे शासकों में। अब हम देखेंगे जो मेन मैंने शासक लिए हैं, जिसके अंदर आप देखेंगे कि कॉन्स्टेंटाइन, ये जो शासक है कॉन्स्टेंटाइन, इसका मैंने बताया क्यों इसका फेमस था। एक तो इसने ईसाई धर्म को राज्य धर्म घोषित किया, ठीक है। उसके साथ साथ इसने उस समय मैंने बताया स्पेन, चौथी तीसरी शताब्दी तक तो स्पेन से आपकी चांदी प्राप्त होती रहती, चांदी की खानों से। लेकिन चांदी जब ख़त्म हो गई स्पेन के अंदर, तो अब जो मौद्रिक नीति थी उसके अंदर परिवर्तन हुआ, और कॉन्स्टेंटाइन वो सम्राट है जिसने अपनी चांदी आधारित मौद्रिक नीति को किस में परिवर्तित कर दिया, स्वर्ण पे आधारित मौद्रिक नीति कर दी, यानी सोने पे आधारित मौद्रिक नीति कर दी, ठीक है। सॉलिडस
एक सिक्के का प्रकार है, सिक्का है सॉलिडस, जो आपको मैंने अभी बताया था दिनहरिम, दिनेरियस, दिनारियस, दिनारियस। ये दिनारियस तो आपके क्या का सिक्का था, चांदी का सिक्का था, चांदी का सिक्का। और यहाँ पे आप देखेंगे इसने कॉन्स्टेंटिन ने सॉलिडस, सॉलिडस, सॉलिडस किसका सिक्का था, सोने का सिक्का। और दोनों का कुदरती जो भार था वो 4.5 ग्राम सोना, और इसका दिनेरियस का आपका कितना था, 4.5 ग्राम चांदी। ठीक है, ये आपके पूछे जा सकते हैं। इसने एक काम इसलिए ये फेमस हुआ, इसने दूसरी राजधानी पूर्व की ओर कुस्तंतुनिया, कुस्तंतुनिया वही क्षेत्र है जो आपको देखने को मिलेगा, कुस्तंतुनिया आपके ईरान के अंदर, कुस्तंतुनिया आपको क्षेत्र देखने को मिलेगा किस जगह, तुर्की के अंदर। अब टर्की के अंदर कुस्तंतुनिया है जो वर्तमान आपके इस्तांबुल, कौन सा, इस्तांबुल, इस्तांबुल के नाम से टर्की के अंदर स्थित है। इसका एक नाम और मिलता है बेंजनटाइन, बेंजनटाइन इसका नाम मिलता है। ठीक है, कुस्तंतुनिया का। उसके बाद ये जो मौद्रिक स्थायित्व और बढ़ती जनसंख्या के कारण विकास कार्य, आर्थिक विकास क्या हुआ, बहुत तीव्र गति से हुआ। अब जब आपकी सैलरी सोने में होगी तो आप जान सकते हैं कि आर्थिक विकास किस तरह से तीव्र गति से होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक शासक आता है जस्टिनियन। जस्टिनियन के काल में कहते हैं कि 25 लाख सॉलिडस, यानी इतना कर राज्यों से, मतलब जो इनके क्षेत्र थे वहाँ से प्राप्त हो जाता, जो 35,000 पाउंड सोने के बराबर था। 25 लाख सॉलिडस का मतलब हो गया 25 लाख सॉलिडस। अब ये बता रहा है इसके अकॉर्डिंग 35,000 पाउंड सोना। अब जैसे अपने यहाँ किलोग्राम है, वहाँ पे पाउंड, पाउंड सोना, इस प्रकार से माना गया है। ठीक है, अब परवर्ती काल मैंने आपको बताया, जब रोम साम्राज्य का स्थापना, उसके बाद विकास, विकास के बाद में उसका अंत, जो आप देखेंगे इसको परवर्ती काल। परवर्ती काल में नौकरशाही के उच्च एवं मध्यम वर्ग धनी बन गए। अब मैंने बताया आपके शासक बताया था टिबेरियस, टिबेरियस का एगो गैरिलियस, गैरिलस ने आपके सीनेट की शक्ति को कमज़ोर किया। आपके प्रशासक और सैन्य वर्ग को क्या किया, जो नवीन वर्ग समाज स्थापित किया था उन लोगों को इसने आगे आने दिया, सीनेट की शक्ति को कमज़ोर किया। लेकिन जो नवीन वर्ग था ये क्या, सरकारी कर्मचारी मध्यम वर्ग के रूप में कार्यरत था, कल सामाजिक व्यवस्था में बताया था। अब ये कार्यरत था तो अब इसको इनकम होने लगी सोने के अंदर। अब सोने के अंदर यदि इनकी तनख्वाह होगी तो अब इनके खुद के काम के बाद में अब ये पैसे का क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, ज़मीनों के अंदर करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से देखें। लेकिन इसके साथ साथ भ्रष्टाचार, अधिक कमाने की लालसा, तो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार आपको सैन्य उपकरणों के खरीदार प्रशासक में देखने को मिलती है और न्यायाधीश के रूप में देखने को मिलती है। ठीक है, न्यायालय के अंदर और आपके प्रशासक के रूप में। ठीक, यहाँ पे आप न्यायपालिका और सैन्य आपूर्ति प्रशासन में उच्च अधिकारी और गवर्नर, ये दोनों के दोनों लूट खसोट पे यदि केस दर्ज होता तो वापस से जाएगा तो न्यायालय में, न्यायालय से ये साठ गांठ कर लेते थे। अब ये जो सोने की आमदनी का बड़ा हिस्सा जमीन और परिसंपत्ति में व्यक्त करते थे। एक इतिहासकार है जिसकी कोटेशन आपको मैंने बताई है, जो आपकी बुक में भी दे रखी है, ओलिपी ओडोरस। अब जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आपके इतिहासकार की कोई कोटेशन वगैरह इनसे पूछे जाते हैं अधिकतर, या किसी नाम परिवर्तन के आधार पे। ठीक है, तो ओलिपी ओडोरस ने कहा कि रोम नगर कुलीन परिवार की वार्षिक आय कितनी थी, 4,000 पाउंड सोना थी, पाउंड सोना थी, 4,000 पाउंड सोना थी। लेकिन ये तो दिखाने की, मतलब जो आय आपके प्रत्यक्ष रूप से दिख रही है, जो उनके क्षेत्र विशेष से प्राप्त हो रही है वो थी, लेकिन जो अंदरूनी आय थी वो किसी को नहीं पता थी। ठीक है, तो ये वाले आपके कौन इतिहासकार कहते हैं,
यानी भ्रष्टाचार के बारे में कहना चाह रहा है, ये भ्रष्टाचार के बारे में। ओ लिपि ओडोरस ये इतिहासकार है, ठीक है। भ्रष्टाचार व्याप्त मैंने बताया न्यायपालिका में, सैन्य आपूर्ति में, उच्च अधिकारी और गवर्नर। सरकार द्वारा इसके रोकने के बहुत उपाय किए गए, लेकिन वही डाक के तीन पात, इसको रोकना इनके लिए संभव नहीं था, क्योंकि ये क्या कर रहा था, ऊपर से नीचे तक फैल चुका था। लेकिन रोम में भ्रष्टाचार आधारित तानाशाही राजा भी अब इसमें शामिल हो गया, तानाशाही स्थापने। अब राजा क्या हो गया, कठोर निर्णय लेता और उसको रोकने वाला, यानी सम्राट की स्थिति हो गई अंकुश विहीन शासक की, यानी उस पर कोई रोक टोक नहीं थी, कोई नियम इस पर लागू नहीं होता। जनता का हो रहा है शोषण तो होने दो, कोई आवाज़ नहीं किसी प्रकार की नहीं। तो यानी सम्राट की जो अकाट्य स्थिति थी, अब इस पर प्रहार करने के लिए रोम की सीनेट द्वारा क्या लिया जाता है, रोम में कानून का उद्भव होता है, प्रबल कानूनों का, 4वीं शताब्दी में। तो सम्राट पर अंकुश लगाया जाता है, उसकी मर्जी पे रोक, और नागरिकों के अधिकार की रक्षा के लिए कानून बनाए जाते हैं। ये आप देखें, नागरिक अधिकार रक्षा कानूनों का निर्माण होता है। इसके साथ साथ एक व्यक्ति विशेष आप देखेंगे, एम्ब्रोस। ये एम्ब्रोस अब यहाँ पे आपके कानून के तहत ये कर दिया कि सम्राट पे रोक, लेकिन इसी के साथ एक बिशप जो पॉप के रूप में था, बिशप को सम्राट के अगेंस्ट खड़ा कर दिया, ठीक है। इन दोनों के बीच में अब क्या होगी, टकरार प्रारंभ होगी। यदि सम्राट अपने आप को ताकतवर दिखानेगा तो बिशप भी अपने आप को ताकतवर दिखाएगा, यानी उसकी सत्ता पे अंकुश लगाने का क्या है, बिशप। जो मैं अभी बता रहा हूँ, धार्मिक स्थिति में बिशप इतना पावरफुल हो गया था कि आम जनमानस चाहे सेना हो, सब के सब बिशप की और आकर्षित ज़्यादा थे सम्राट की तुलना में। ये आपको देखने को मिल रहा है परिवर्तन, जो आपको मैंने पहले बताया था। जब रोम साम्राज्य स्थापना हुई थी, तब वहाँ पे विभिन्न जनजातियों के बीच में, विभिन्न समूहों के बीच में, नस्लों के बीच में केवल एक मकसद था कि हमारा सम्राट एक है। उस देवी सिद्धांत पे वो अपना जीवन सम्राट के प्रति समर्पित संगठित रूप से रहते थे। लेकिन अब यहाँ पे परिवर्तन आएगा 4वीं शताब्दी के बाद में। बिशप जो आप देखेंगे किस प्रकार जन समूह पे अपना एक तरह प्रभाव स्थापित करता है धर्म के माध्यम से, और धर्म के माध्यम से जो प्रभाव स्थापित किया जाता है वो लंबे समय तक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जब आप देखेंगे पुनर्जागरण के बाद धर्म सुधार आंदोलन में मार्टिन लूथर जब ये बताएगा ये पॉप क्या कर रहा है, तो इस तरह की अकाट्य स्थिति पर प्रहार होने को देखने को मिलेगा, ठीक है। अब परवर्ती काल जो हम बोलते हैं, यह है 4वीं से 7वीं शताब्दी का काल, ठीक है। 4वीं से 7वीं शताब्दी कैस्टनटाइन, इसके अंदर दो प्रमुख कार्य जो इस काल को उल्लेखित कार्य थे। कैस्टनटाइन द्वारा ईसाई धर्म घोषित, क्योंकि पहले क्या था, यहूदी धर्म था एक, और कोई धर्म नहीं था, वो बहुत देववाद पे आधारित था। तो इसलिए अब यहाँ पे विभिन्न धर्मों के अपेक्षा एक धर्म, ईसाई धर्म आप अपनाओ, नहीं अपनाते तो एन केन पकड़न अपना दिया जाता था, ठीक है। अब यहाँ पे डायोक्लिशियन, ये भी एक शासक है जिसने राज्य के ढांचे में परिवर्तन किया, ठीक है। राज्य के ढांचे में परिवर्तन किया है कैसे, कि साम्राज्य का विस्तार तो बहुत रूप से था, लेकिन अब इस साम्राज्य के जहाँ पे इसको लाभ नहीं हो रहा था कि आर्थिक रूप से वो हमारे लिए क्या फ़ायदेमंद नहीं थे, तो डायोक्लिशियन ने क्या किया, उन क्षेत्रों को आज़ाद छोड़ दिया, उन पे कब्जा हटा लिया, और क्षेत्र को जहाँ से लाभ प्राप्त होते थे उनको क्या संगठित किया। संगठित करने के साथ साथ उनकी सीमाओं पे कीलाबंदी कर दी, सैनिक आपके अधिकारियों की नियुक्ति कर दी, सेना को अधिकार दे दिया कि ये क्षेत्र हमारे कब्जे में हमेशा बने रहें। तो साम्राज्य को छोटा किया, यानी राज्य ढांचे में परिवर्तन किया था। राज्य ढांचे में परिवर्तन कैसे किया, कि जो साम्राज्य विशालकाय साम्राज्य था, यानी इससे हमें लाभ नहीं हो रहा, इससे हमें लाभ नहीं हो रहा, इससे हमें लाभ नहीं हो रहा, तो इन सब क्षेत्रों को छोड़ते हुए, यानी कोई अपने वो साम्राज्यवादी जिससे लाभ हो वहाँ पे, अब यहाँ पे क्या किया, आपके सैनिक सीमाओं की कीलाबंदी कर दी, प्रांतों का फिर पुनर्गठन किया, असैनिक कार्य और सैनिक कार्यों को अंतर कर दिया, ठीक है। सेनापतियों को क्या दे दी, स्वायत्ता, यानी असैनिक कार्य और असैनिक कार्य के अंदर आपके क्या क्या अंतर किया, ठीक है। ये आपको देखने का परवर्ती पुरा काल में। अब धार्मिक स्थिति आप देखें
कि यूनान एवं रोमवासी पारंपरिक संस्कृति बहुदेववादी, यानी एक देवता नहीं, एकात्म देवता की पद्धति आपकी यूनान के अंदर, यूनानी में नहीं देखने को मिलती, ना रोम में। यानी देवताओं के कई प्रकार थे, अनेक पंथ थे, तो अनेक देवी देवता होंगे। जैसे जुपिटर को भी मानने वाले, मिनर्वा को भी मानने वाले, जूनो को भी, ये मास, ये सब क्या है, देवी देवताओं के नाम है। ठीक है। अब रोम साम्राज्य का बड़ा धर्म यहूदी धर्म एकात्म नहीं था, इसमें विविधता थी। अब इस विविधता को दूर करने का कार्य कौन करेगा? जो अभी ताकतवर हुआ है, बिशप। बिशप क्या नाम था? एम्ब्रोस। एम्ब्रोस जो शक्तिशाली बिशप आएगा, जो सीधा सम्राट को चुनौती देगा। तो एम्ब्रोस जब सम्राट को चुनौती देगा, तो आम जनता, जनमानस को चेंज करने में उसको कोई समय नहीं लगा। तो इसने 4वीं से 5वीं शताब्दी में ईसाईकरण। अब ईसाईकरण क्या होता है? ईसाईकरण वो पद्धति जिसके अंदर आप देखेंगे कि किस प्रकार अन्य धर्म को पैथन्य पे डाल दिया जाता है। वह प्रक्रिया जिसमें भिन्न जनसमूह के बीच में, यानी अन्य धर्म तो क्या चले जाते हैं, अन्य धर्म तो खाई में, गलत में, ठीक है, गड्ढे के अंदर। और ये ईसाईकरण का मतलब ये होता है कि विभिन्न जनसमूहों के बीच, विभिन्न जनसमूहों के बीच ईसाई धर्म का प्रसार करना क्या होगा? ईसाईकरण। ठीक है, इस्लामीकरण, यानी इस्लाम, अन्य धर्मों को हटाओ, अशोक की तरह नहीं, यहाँ पे ईसाईकरण कर दिया गया। ठीक है। बहुदेववाद का ये क्या है, ये जो पॉप पादरी थे, ये जो बिशप थे, इन्होंने इसका विरोध किया। तो अब विरोध करेंगे तो जनता थोड़ी आक्रोश, शक्तिशाली बिशप की स्थापना हो चुकी थी, तो इनकी मानना अनिवार्य। इन्होंने जो कह दिया तो वो क्या हो गया? अनिवार्य, अटल सत्य। जब सम्राट को नियंत्रित कर सकते तो आम जनमानस था। ठीक है। तो पूर्वी भाग में जनता खुशहाल और जनसंख्या में वृद्धि, यदि आप इनके अकॉर्डिंग चले तो इस काल में ये देखने को मिलते हैं। लेकिन पश्चिमी राजनीति का विखंडन। अब पश्चिमी राजनीति का विखंडन मतलब रोमोत्तर, यानी रोम एक तरफ आपके पराकाष्ठा में, जैसे अब मैं इसको भारतीय संदर्भ में बताऊं, मौर्य काल, उसके बाद आप अगला काल पढ़ते हैं, मौर्य काल के बाद आप देखेंगे मौर्यत्य काल, यानी मौर्य काल का क्या हो गया? विखंडन। तो इसी प्रकार रोम साम्राज्य का विखंडन आपको बताया गया है कि स्पेन में विसिगोथों राज्य स्थापित हुआ, जिसको अरबों ने 711 से 720 के बीच में नष्ट कर दिया। गोल में फ्रैंको राज्य और इटली में लोम्बार्डी राज्य। ठीक है। इस प्रकार से पश्चिमी राजनीति का विखंडन। अब ये आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जो गोल के आपके गोल राज्य है, इसके अंदर गोल प्रांत आपके फ्रांस के अंदर स्थित है, फ्रांस में। अब ये गोल प्रांत से कौन आएंगे? आपकी फ्रैंको जनजाति आएगी, फ्रैंको जर्मन जनजाति। इनके द्वारा क्या होगा? आपके चार्ल्स मार्टिन एक सेनापति होंगे। चार्ल्स मार्टिन क्या करेंगे? आपके टुस्से की लड़ाई में, टुस्से युद्ध के अंदर किसको पराजित करेंगे? अरबों को पराजित। उसके बाद आप देखेंगे इसी के एक शासक, जब आप देखेंगे सालेमन, इन्हीं वंश में सालेमन को क्या है, ये भी धर्म युद्ध के लिए प्रोत्साहित करते हैं, क्रूसेड के लिए। कौन? पॉप, जो बिशप होते हैं, ये क्रूसेड के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और इस सालेमन को जो पॉप होता है, लियो तृतीय, ये अपना मुकुट धारण करवा देता है। ये मुकुट धारण करवाता है तो ये क्या बन जाता है? पॉप साम्राज्य किस में चेंज हो जाता है? पवित्र रोमन साम्राज्य में चेंज हो जाता है। पश्चिमी रोमन साम्राज्य पवित्र रोमन साम्राज्य में। और इसका जो राजा होता है वो कौन बन जाता है? आपके सालेमन को बना दिया जाता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे रोम सभ्यता का आगे तक अस्तित्व चलता रहेगा। फिर आप देखेंगे ये मध्य युग की संस्था है, मध्य युग की बात हो रही है। आधुनिक युग आपको देखने को मिलेगा अगले चैप्टर के अंदर, जब आप देखेंगे यही जो पूर्वी रोमन साम्राज्य, कुस्तुनतुनिया का पतन,
ये कब होगा? 1453 में, ठीक है, जब यहाँ पे किसका? अरबों का अधिकार हो जाएगा। अरबों का अधिकार जैसे इस पे होगा तो अब ये क्या होगा? व्यापारिक मार्ग, जो व्यापारिक मार्ग मैंने बताया था लाल सागर फारस की खाड़ी से होता हुआ भारत की ओर जाता था, उसको क्या कर देंगे? अवरुद्ध कर देंगे। फिर नवीन खोज प्रारंभ होगी। नवीन खोज प्रारंभ होने का मतलब भौगोलिक क्रांति यानी पुनर्जागरण का प्रारंभ होना। आपको कैसा लगा? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।